गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 3 आज अपने लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ये दो ऐसा चीज है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ये दो काम करने से पूरा ऑडिट खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आप यदि ऑडिट में दो काम कर देते हैं, एक वाउचिंग एक वेरिफिकेशन, तो पूरा ऑडिट का प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये सुनने में बहुत ईजी है, वाउचिंग, अरे वाउचिंग है, ये वेरिफिकेशन, पर ये दोनों काम करने में ही पूरा साल निकल जाता है। ठीक है, इसका मतलब वाउचिंग क्या होता है, तो जितना भी बिजनेस में एक्सपेंस एंड इनकम होता है, ठीक है, सभी का वाउचिंग करना पड़ता है। तो वाउचिंग से पहले हम लोग बात समझेंगे, वाउचिंग समझने से पहले एक वर्ड समझेंगे, वाउचर क्या होता है। तो वाउचर का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है या कोई भी ट्रांजैक्शन यदि हुआ है तो उस ट्रांजैक्शन का जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वाउचर। जैसे सेल्स यदि आप करते हैं तो सेल्स का इनवॉइस होगा आपके पास, यदि आप परचेज करते हैं तो परचेज का भी इनवॉइस होगा। ठीक है, जैसे आप सैलरी पेमेंट करते हैं तो सैलरी स्लिप होगा सभी स्टाफ का, ठीक है, उसका रजिस्टर होगा। जैसे आप ना रेंट पे करते हैं तो रेंट का एग्रीमेंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक बिल होगा। इसका मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन का जो सपोर्टिंग प्रूफ होता है, ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है इसके बदले में एक सपोर्ट, एक प्रूफ है, क्या ये डॉक्यूमेंट दिखाने से पता चलेगा ये ट्रांजैक्शन ठीक है। ठीक है, उसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं वाउचर। एंड वाउचर को देखकर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर देना, वाउचर को देखकर ट्रांजैक्शन को एग्जामिन कर देना, ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं वाउचिंग। इसका मतलब सारा इनकम एंड एक्सपेंस, यदि कभी आपको लगे वाउचिंग किसका होता है, तो जो आइटम्स ट्रेडिंग पीएल में जाता है उसका वाउचिंग होता है। वेरिफिकेशन किसका होता है, तो जो आइटम्स बैलेंस शीट में जाता है उसका वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, दो ही चीज़ तो बिजनेस में बनाते हैं हम लोग, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट ना। इसका मतलब वाउचिंग को हम लोग बोलते हैं बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। इसका मतलब किसी भी ऑडिटिंग प्रोसेस में यदि वाउचिंग बढ़िया से हो गया है, इसका मतलब उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। इसका मतलब वाउचिंग बैकबोन है, बैकबोन, आइए समझाते हैं हम आपको। ठीक है, वाउचिंग जो मीनिंग ऑफ वाउचर, ये बैकबोन है, बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, ये ऑडिट, ये ऑडिट का बैकबोन है। मतलब बिना वाउचिंग किए आप ऑडिट नहीं कर सकते हैं, बिना वाउचिंग किए हम लोग ऑडिट नहीं कर सकते हैं, और यदि करते हैं तो उसमें गंडगोल है। वाउचर क्या होता है, वाउचर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है किसी भी ट्रांजैक्शन का होने का। कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका जो प्रूफ है। ठीक है, जैसे आप कोई दुकान में जाते हैं, आप एक ना शर्ट खरीद लिए तो बिल मिला आपको ना, वही बिल उसका वाउचर है। ठीक है, उसी को बोलते हैं वाउचर। उसी को देखकर, ठीक है, उसी को देख के वाउचिंग होता है। वाउचिंग का मतलब एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर, वाउचर को देखकर, ठीक है, उसी वाउचर को देखकर हम लोग यदि अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करें, एग्जामिनेशन करते हैं उसी वाउचर को देखकर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे वाउचिंग करना। इट्स ए प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ इट्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एंड वाउचिंग याद रखना, वाउचिंग किसका करते हैं, सारा एक्सपेंस का और सारा इनकम का। ठीक है, असेट्स लायबिलिटीज का वाउचिंग नहीं होता है। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट का वाउचिंग होता है, जो पैसा आया या जो पैसा गया उसका वाउचिंग होता है। ठीक है, असेट्स एंड लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन होता है, इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब बैलेंस शीट आइटम का वेरिफिकेशन होता है, और ट्रेडिंग पीएल वाले आइटम का हम लोग क्या करते हैं, उसका वाउचिंग करते हैं। वाउचर कैसा होता है, मतलब वाउचर यदि आपको भी देखना हो तो कैसा होता है, इसमें डेट होना चाहिए, वाउचर में डेट होगा, उसे ये पता चल जाएगा कि ये वाउचर इसी रेलेवेंट ईयर से के लिए है। ठीक है,
उसमें वो क्लाइंट के नाम का होना चाहिए, मतलब बिल आपके नाम का होना चाहिए, ड्यूली ऑथराइज्ड, ठीक है, मतलब जो वाउचर के लिए ऑथराइज रहेगा, जिसके पास पावर है वाउचर बनाने का वही बनाया हो, ठीक है, डुप्लीकेट वाउचर नहीं चलेगा, वाउचर कंप्लीट हो, उसमें सारा कुछ जो लिखना था सब लिखा रहना चाहिए। एंड उसमें नेचर ऑफ मतलब या तो रिसीट्स मतलब या तो इनकम होगा या पेमेंट या एक्सपेंस होगा, ठीक है, ये होना चाहिए। एंड एवरी वाउचर को जब एग्जामिनेशन हो जाएगा, जब ऑडिटर का जो स्टाफ है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल क्लर्क, वो जब एग्जामिनेशन खत्म कर लेगा, जब एग्जामिनेशन कर लेगा वाउचर को देखकर ट्रांजैक्शन को, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करेगा, वो साइन करके छोड़ देगा। इसका किसी वाउचर के ऊपर ऑडिटर का या फिर उसका स्टाफ का सिग्नेचर हो चुका है, इसका मतलब वाउचर चेक हो गया है, वाउचर क्या हो चुका है, चेक हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को ऐसा लगता होगा कि सर ये वाउचिंग जो है, वाउचिंग ये तो रूटीन चेकिंग है। वाउचिंग क्या है, रूटीन चेकिंग है। रूटीन चेकिंग में तो सर हम लोग सेम चीज़ पढ़े थे, ठीक है, रूटीन चेकिंग में भी हम लोग सेम चीज़ पढ़े थे। तो क्या वाउचिंग और रूटीन चेकिंग सेम है, एक दूसरे के बदले किया जा सकता है? तो आंसर है कि नहीं। रूटीन चेकिंग में हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन मतलब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। उसमें हम लोग ट्रांजैक्शन का प्रूफ के साथ ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करते हैं। रूटीन चेकिंग में ट्रांजैक्शन के प्रूफ के साथ ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यदि हमको रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग का डिफरेंस समझना पड़े तो पहले ये समझेंगे कि दोनों का करने का पर्पस क्या है। तो रूटीन चेकिंग ध्यान रखना, रूटीन चेकिंग हम लोग का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एग्जामिनेशन के लिए होता है। उसमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ट्रांजैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब ठीक है कि नहीं ये देखते हैं। एंड वाउचिंग में क्या देखते हैं, ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिसिटी, ट्रांजैक्शन वास्तव में हुआ है या नहीं ये देखना है। तो ट्रांजैक्शन वास्तव में हुआ है या नहीं, ट्रांजैक्शन रियली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसके लिए वाउचर से ट्रांजैक्शन को मिलाना पड़ेगा। जैसे आप वाउचर से ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं, ठीक है। रूटीन चेकिंग में गैप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गैप का यूज रूटीन चेकिंग में नहीं होता है, पर वाउचिंग करते समय गैप का इस्तेमाल होगा, ठीक है। रूटीन चेकिंग करने से आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फेयरनेस, मतलब आप रूटीन चेकिंग करके, रूटीन चेकिंग तो जस्ट एक टेक्निक है ना, एक प्रोसीड्यूर है, जिस प्रोसीड्यूर से ऑडिट कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। उससे हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स फेयर है। पर यदि वाउचिंग आपका हो जाता है तो वाउचिंग से बोला जा सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है सब करेक्ट है, सब ठीक है, ठीक है। इसमें फ्रॉड डिटेक्ट कैन नॉट लिखे हैं, कभी कभी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम रूटीन चेकिंग का मोटिव भी होता है कि इनिशियली फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना, लेकिन रूटीन चेकिंग से ही फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट होगा ऐसा कोई बात नहीं है। पर वाउचिंग से डिटेक्ट हो जाएगा, वाउचिंग से डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ना वाउचर चाहिए, ट्रांजैक्शन का क्या चाहिए, वाउचर चाहिए। यदि आपके पास वाउचर नहीं है पर ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो उस केस में वहाँ पर सस्पिशन अराइज होगा। सस्पिशन जैसे अराइज होगा तो ऑडिटर उसको फाइंड करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट होता है, किसके हेल्प से, वाउचिंग के हेल्प से, पर रूटीन चेकिंग के हेल्प से नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये नहीं बोला जा सकता है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। रूटीन चेकिंग में हम लोग जस्ट एवरीडे का ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं कि ट्रांजैक्शन ठीक से लिखा है कि नहीं, उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब चेक कर लेते हैं। पर वाउचिंग में उस ट्रांजैक्शन को उसके वाउचर से मिलाते हैं, उस ट्रांजैक्शन को उसका जो एविडेंस है, उसका जो बिल है, बिल के साथ ट्रांजैक्शन को मिलाते हैं, उसको बोलते हैं वाउचिंग करना, ठीक है। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिट, ठीक है। बिना वाउचिंग का आप ऑडिटिंग नहीं कर सकते हैं। उस बिना वाउचिंग का यदि ऑडिट आपका किया हुआ है उस ऑडिट का कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसके उस फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है, उसका फेयरनेस के ऊपर किसी को विश्वास नहीं होगा। हम लोग बात करेंगे वाउचिंग के बाद वेरिफिकेशन का। जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, वाउचिंग ट्रेडिंग पीएल का जो आइटम्स होता है उसका किया जाता है, मतलब एसेट्स लायबिलिटीज़ का वाउचिंग नहीं होता है, एसेट्स लायबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन होता है।
एंड वाउचिंग किसका करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस का, मतलब ट्रेडिंग पीएल का आइटम का वाउचिंग एंड बैलेंस शीट वाले आइटम का वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है फिर, तो वेरिफिकेशन बैलेंस शीट आइटम का किया जाता है। वेरिफिकेशन करते समय यदि एसेट है तो एसेट का ये देखो कि ओनरशिप किसके नाम में है, ओनरशिप कंपनी के नाम में है या नहीं, ये चेक करो। तो ओनरशिप कैसे चेक करेंगे, तो ओनरशिप चेक करने के लिए फिर से उसका वाउचिंग होगा। इसका मतलब वाउचिंग होगा मतलब उसका बिल देखना है, यहाँ पर वाउचिंग नहीं बोलेंगे, उसका बिल मतलब डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट देख लेना, उससे पता चल जाएगा कि आपका ओनरशिप ठीक है कि नहीं। वैल्यू, उसका वैल्यू चेक कर लेना। एंड पोजीशन, कंपनी के पास में है या नहीं, कंपनी के पास में एसेट है या नहीं, ये देख लेना, इसको देखना। इसका किसी भी एसेट का वेरिफिकेशन करते समय 3 बात देखते हैं। सबसे पहले उसका ओनरशिप, ओनरशिप मतलब उस एसेट का बिल आपके पास है या नहीं, या फिर एसेट खरीदे हैं तो उसका एग्रीमेंट आपके पास है कि नहीं, आपके पास रजिस्टर्ड डीड है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड, वैल्यू, उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू सही लिखा है कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और एसेट आप ही की पोजीशन में मतलब आपके कब्जे में है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। ये 3 बात देखने से वेरिफिकेशन हो जाता है। यदि हम लोग लायबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन करते हैं तो लायबिलिटीज में ये देखना पड़ेगा कि कोई भी लायबिलिटीज यदि आपके पास है तो फर्म के नाम का होना चाहिए। ठीक है, किसी पर्सन के नाम का होने से उस लायबिलिटीज़ को हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते हैं, फर्म के नाम का लायबिलिटीज होना चाहिए सबसे पहला। दूसरा, लायबिलिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। लायबिलिटीज क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग गुड्स परचेज की क्रेडिट में, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, पर क्रेडिटर्स का पेमेंट हम कर देते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो क्रेडिटर्स बचेगा नहीं, इसका तो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में जाने का मतलब होता है क्रेडिटर्स को एग्जिस्ट करना। क्रेडिटर्स एग्जिस्ट करने का मतलब बैलेंस शीट डेट में वो लायबिलिटीज आपके पास होना चाहिए, तो ही आप लायबिलिटीज को दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब वाउचिंग में क्या बताएं, वाउचिंग में बताएं कि इनकम एंड एक्सपेंस का वाउचिंग करते हैं, और एसेट लायबिलिटीज का क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। पर वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ध्यान रखना एसेट का वेरिफिकेशन करते समय उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करना जरूरी है। उससे ये पता चल जाता है कि एसेट किसके नाम में है, कंपनी के नाम में है या नहीं। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे। फिर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में क्या फ़र्क है, मतलब दोनों तो लग रहा है कि जैसा है। वाउचिंग में भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखना है, वेरिफिकेशन ही बोल दिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, दोनों तो एक ही जैसा लग रहा, पर क्या डिफरेंस है क्या, आंसर है कि हाँ। वाउचिंग हम लोग एक्सपेंस और इनकम का करते हैं, एक्सपेंस एंड इनकम का वाउचिंग होता है। और एसेट लायबिलिटीज़ का क्या करते हैं हम लोग, एसेट लायबिलिटीज़ का हम लोग बैलेंस ये वेरिफिकेशन करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से होता है, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से वाउचिंग होता है। वेरिफिकेशन करते समय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो लगेगा ही, एंड साथ में ऑब्जर्वेशन भी लगेगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब आंख से देख लेना पड़ेगा कि वो एसेट आपके पास प्रेजेंट है या नहीं, जिसको पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, वाउचिंग हम ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल भर वाउचिंग होता है, लेकिन ये सिर्फ ईयर के एंड में होता है। वेरिफिकेशन सिर्फ ईयर के एंड में होता है। वाउचिंग हम लोग को ये बताता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड है, आपका ट्रांजैक्शन वैलिड है, ये बात हम लोग को वाउचिंग बताता है। वेरिफिकेशन क्या बताता है, ये हम लोग कंफर्म करके देता है कि आपका जो ओनरशिप है, आपका जो पोजीशन है और आपका जो वैल्यूएशन है, ठीक है, वो सही है। बैलेंस शीट आइटम का जो ओनरशिप, पोजीशन एंड जो एग्जिस्टेंस है वो है आपके पास, ये बात हम लोग का वेरिफिकेशन बताता है। वाउचिंग कोई भी कर सकता है, यदि कम पढ़ा लिखा स्टाफ है, जूनियर स्टाफ है तो भी कर पाएगा, पर वेरिफिकेशन के लिए आपको पढ़ा लिखा और सीनियर स्टाफ चाहिए होगा। वाउचिंग करते समय हम लोग वैल्यूएशन नहीं करते हैं, मतलब इसमें हम लोग वैल्यू कम है या ज़्यादा है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वाउचिंग प्रोसेस में सिर्फ हम लोग ट्रांजैक्शन को उसके एविडेंस से मिलाते हैं, उसका वैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं। लेकिन वेरिफिकेशन करते समय उसका वैल्यू से मतलब है, एसेट का वैल्यू जो है आपके पास वो करेक्ट वैल्यू है या नहीं, ये देखना जरूरी होता है। ठीक है, इसका मतलब वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग फिर से बता दे रहे, वाउचिंग हम लोग किसका करते हैं, बैलेंस शीट आइटम का, बैलेंस शीट आइटम का वेरिफिकेशन और ट्रेडिंग पीएल वाले आइटम का हम लोग वाउचिंग करते हैं।
वाउचिंग साल भर होता है, वेरिफिकेशन सिर्फ ईयर के एंड में होता है। वाउचिंग करते समय सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगता है, लेकिन वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन दोनों का जरूरत पड़ता है। ठीक है, वाउचिंग जूनियर स्टाफ भी कर पाएगा, पर वेरिफिकेशन के लिए सीनियर स्टाफ लगेगा। वाउचिंग करते समय आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं, पर वेरिफिकेशन में वैल्यूएशन इंक्लूड होता है, बिना वैल्यूएशन का आप वेरिफिकेशन नहीं कर पाइएगा। हम लोग को सीखना पड़ेगा, अपने सिलेबस में है कि वाउचिंग करना है कुछ एक्सपेंसेस एंड इनकम का। जैसे हम लोग पढ़े ना वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, तो वाउचिंग में ये बताएं कि जो बहुत सारा ऐसा इनकम है या एक्सपेंस है, या फिर जो इनकम एंड एक्सपेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वाउचिंग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो इनकम एंड एक्सपेंस है उसका वाउचिंग होता है, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन होता है। तो अपने सिलेबस में बहुत सारा ऐसा एक्सपेंस एंड इनकम का नाम लिखा हुआ है जिसके बारे में हम लोग वाउचिंग पढ़ेंगे, एंड बहुत सारा ऐसा एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का नाम लिखा हुआ है जिसके बारे में हम लोग वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एक्सपेंसेस का वाउचिंग, मतलब कुछ ऐसा एक्सपेंसेस है जिसका वाउचिंग पढ़ेंगे, मतलब वाउचिंग ऑफ एक्सपेंसेस अभी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो वाउचिंग ऑफ एक्सपेंसेस दो का हम फ्लो चार्ट बना कर रखे हैं, एक एडवर्टीजमेंट का, एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस का, दो का फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट का मतलब इसी बात को आपको पॉइंट करके इंग्लिश में लिखना है। इसका मार्क्स कंटेंट कम होता है, 2 नंबर का या 3 नंबर का ही मैक्सिमम पूछेगा, बहुत बार 2.5 मार्क्स का ही पूछेगा, इसलिए इसमें फालतू नहीं लिखना है, टू दी पॉइंट। आप सिर्फ चार्ट याद रखिएगा, इसको पॉइंट 1 2 3 4 करके लिखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यदि हम लोग ये देखें कि एडवर्टीजमेंट का वाउचिंग कैसे करेंगे, मान लीजिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, उसका वाउचिंग करना है, तो वाउचिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स हम लोग चेक करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स होगा आपका, विथ एजेंसी के साथ, विथ एजेंसी के साथ। एजेंसी का मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उनके साथ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स है उसको चेक करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मेरा हम आज सोचे एडवर्टीजमेंट करवाना है, मेरा एडवर्टीजमेंट कोई करना चालू करेगा, नहीं, जो मेरा एडवर्टीजमेंट करेगा उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स होगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स को चेक कर लेना। सेकेंड, लिस्ट ऑफ मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट, आप कहाँ एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हैं। आप यदि टीवी में करवाना चाहते हैं टीवी देख लीजिए। ठीक है, आप यदि न्यूज़पेपर में कराना चाहते हैं न्यूज़पेपर देख लीजिए। आप यदि फेसबुक में कराना चाहते हैं तो फेसबुक देख लीजिए। आप यदि यूट्यूब में करवाना चाहते हैं तो यूट्यूब देख लीजिए। मतलब आपको नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, या फिर जो सोशल मीडिया, जिस जहाँ पर भी आपको एडवर्टीजमेंट करवाना है, एडवर्टीजमेंट का लिस्ट को चेक कर लीजिए। और जरूरत पड़े तो उसको देख भी लीजिए ना। आपको बोला गया कि टीवी में करवा रहे, तो किस चैनल में करवा रहे हैं, वो चैनल का नंबर पूछ लीजिए, नाम पूछ लीजिए, चैनल ऑन करके देख लीजिए कि ऐड आता है कि नहीं। ठीक है, एंड ये क्लाइंट का बिजनेस का ही होना चाहिए। ठीक है, एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के लिए जो पेमेंट होगा, जो चेक काटेगा, जो चेक का जो पेमेंट होगा, जो चेक दीजिएगा आप, ये चेक वही दे सकता है जिसके पास चेक इशू करने का अथॉरिटी हो, जिसको ऑथराइजेशन मिला हो। ठीक है, चेक जिसको दीजिएगा उससे बिल मिलेगा आपको, बिल, रिसीट ऑफ पेमेंट। रिसीट ऑफ पेमेंट मतलब आप जो पेमेंट किए हैं उसका रसीद मिलेगा। रिसीट एंड पेमेंट नहीं, अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, पेमेंट का रसीद मिलेगा, पेमेंट का बिल। पेमेंट का क्या मिलेगा आपको, पेमेंट का आपको बिल मिलेगा, वो बिल को रख लीजिए अपने पास। एंड कैशबुक, कैसीबी मतलब कैशबुक, पीबी मतलब पासबुक। कैशबुक एंड पासबुक में उसका एंट्री देख लीजिए। आप चेक से पेमेंट किए होंगे तो उसका एंट्री कैशबुक में भी होगा, उसका एंट्री पासबुक में भी होगा, एंट्री देख लीजिए। ठीक है, यदि छोटा अमाउंट है, सिर्फ कैश पेमेंट हुआ है, तो सिर्फ कैशबुक में देख लीजिए कि एंट्री रिकॉर्ड है या नहीं। यदि कोई आउटस्टैंडिंग होता है, यदि कोई आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट होता है देख लीजिए, क्योंकि ये आपको लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा। और यदि कोई प्रीपेड होता है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, आपको एसेट साइड में लिखना पड़ेगा, आपको एसेट साइड में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये 8 पॉइंट यदि हम लिखते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के लिए, ठीक है, तो वो भी छोटा छोटा लिखेंगे। इसी में इज वाज दिस डैट लगा के सेंटेंस फ्रेम कर लेना। ये 8 पॉइंट ही लिखना है। ठीक है, 3 नंबर ज़्यादा का पूछता नहीं है। ठीक है, ये मैक्सिमम 3 मार्क्स का पूछेगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का वाउचिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या बताएं आपको, कॉन्टैक्ट, चेक कॉन्टैक्ट ऐसे लिखना, चेक कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, दूसरा क्या, चेक लिस्ट ऑफ मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट। लिस्ट ऑफ मीडिया मतलब कहाँ पर एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं,
ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स किसके साथ चेक करना है? एजेंसी के साथ। ये एडवर्टीजमेंट उसी बिजनेस का होना चाहिए जो क्लाइंट जिससे रिलेटेड है, ठीक है। और इसका पेमेंट वही कर सकता है जो ऑथराइज्ड है। पेमेंट का बिल होना चाहिए आपके पास, और इस पेमेंट का एंट्री कैश बुक एंड पासबुक में होना चाहिए। इस पेमेंट का एंट्री कहाँ होना चाहिए? कैश बुक एंड पासबुक में होना चाहिए। एंड आउटस्टैंडिंग है तो उसका अमाउंट देख लो, लायबिलिटी साइड में चेक कर लो। एंड यदि कोई प्रीपेड है तो उसका अमाउंट देख लो, उसको एसेट साइड में चेक कर लो। ये कुछ काम करने से आपका एडवर्टीजमेंट का वाउचिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाउचिंग पढ़ेंगे हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंस का। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मतलब जैसे कंपनी कोई है तो अपने स्टाफ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल के लिए भेजता है, घूमने के लिए नहीं, सेल्स प्रमोशन के लिए, ठीक है। मतलब आपका यदि सेल्समैन है, आपके पास भी सेल्समैन का टीम है, तो वो तो ऑफिस में नहीं बैठा रहेगा ना, उसको आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक सेम स्टेट में एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरे जगह उसको भेजना पड़ेगा। और भेजिएगा तो उसको आने जाने का जो खर्च है वो कंपनी बियर करता है। कंपनी उसको बोलता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कंपनी उसको क्या बोलता है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ये देखना है सबसे पहले कि उसका जो पेमेंट, इसका पेमेंट पहले होता है, ध्यान रखना। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ऐसा नहीं है कि स्टाफ अपने पॉकेट से खर्च करेगा, ठीक है, और बाद में कंपनी से लेगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में पहले कंपनी से पैसा ले लो, ठीक है, उस पैसा से खर्च करो, फिर कंपनी को उसका बिल दे दो। इसका मतलब सबसे पहले पेमेंट जो किया उसका ऑथराइजेशन देखना, पेमेंट का रीजनेबलनेस चेक कर लेना। पेमेंट का रीजनेबलनेस का मतलब जैसे कलकत्ता से दिल्ली किसी को टूर में भेज रहे हैं तो उसका आने जाने का रहने का खर्च क्या होना चाहिए पर डे के हिसाब से, उसी हिसाब से अमाउंट को पेमेंट करना। वो यदि जैसे भी जाए, यदि रेलगाड़ी से जाता है तो उसका टिकट का कॉपी चाहिए, एयरवे से जाता है तो उसका टिकट का कॉपी चाहिए, ठीक है, टिकट का कॉपी चाहिए, चेक कर लेना। ये टिकट का कॉपी से पता चल जाएगा कि वास्तव में गया था या नहीं, ठीक है। होटल का बिल, कहीं पर ठहरा होगा होटल का बिल, तो होटल का बिल चेक कर लेना। एंड डेली एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस का मतलब वो यहाँ से दिल्ली जब जाएगा तो जाने आने का रेलवे यूज हुआ, ठहरने के लिए, रात में सोने के लिए होटल यूज हुआ, चाय कॉफ़ी खाना पीना दिन भर होगा ना, आना जाना वहाँ पर फिर खर्च होगा, तो उसका पर डे के हिसाब से उसका अमाउंट चेक कर लेना। उसका रीजनेबलनेस मतलब अमाउंट ठीक है कि नहीं, पर डे के बेसिस में वो देख लेना। यदि इंडिया के बाहर किसी को भेजना हो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के ट्रैवल करने के लिए, किसी को फॉरेन टूर में भेजना है, किसी को फॉरेन टूर में भेजना है, ऐसे केस में आरबीआई का परमिशन चाहिए फॉर एक्सपेंडिचर के लिए। आरबीआई बताएगा कि एक दिन के लिए इस कंट्री का टूर, ठीक है, का खर्च क्या होना चाहिए, आरबीआई बताएगा। आरबीआई आपको अमाउंट बता देगा, उससे ज़्यादा खर्च आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि ट्रैवलिंग एक्सपेंस का बिल डायरेक्टर देता है, डायरेक्टर, तो देखना बिजनेस इंटरेस्ट का था कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टर कहीं घूमने गया, ठीक है, फैमिली को लेके चला गया घूमने 31 मनाने के लिए, घूम फिर कर आया और बिल किसको पकड़ा दिया? कंपनी को। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका ना डायरेक्टर्स का पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिजनेस के ट्रैवलिंग एक्सपेंस से हमेशा अलग होगा। डायरेक्टर से यदि कभी ट्रैवलिंग एक्सपेंस का बिल कंपनी को देता है तो कंपनी को ये चेक करना पड़ेगा कि ये बिल बिजनेस इंटरेस्ट के लिए हुआ था कि नहीं, ये खर्चा बिजनेस इंटरेस्ट के लिए हुआ था कि नहीं। ये क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि बाकी लोगों को तो डायरेक्टर भेज रहा है, बाकी लोगों को टूर एंड ट्रैवल में डायरेक्टर भेज रहा है। डायरेक्टर कौन भेजेगा? डायरेक्टर तो बॉस है, ठीक है, उसको कौन भेजेगा? इसका मतलब मनमानी कर सकता है, तो उसी को देखने के लिए ऑडिटर बैठा हुआ है। यदि डायरेक्टर का पर्सनल एक्सपेंस होता है तो ऑडिटर उसको अलाउ नहीं करेगा। डायरेक्टर यदि बिजनेस का होता है, बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो अलाउ करेगा। पेमेंट का एंट्री कैश बुक एंड पासबुक में चेक कर लेना। एंड ARP बहुत इंपॉर्टेंट, ARP लास्ट में चेक करना। ARP मतलब एनालिटिकल रिव्यू, हम लोग पढ़े थे, स्टार्टिंग में कहीं बोले होंगे कि ऑडिट करने का दो ही चीज़ लगता है, एक को बोलते हैं सब्सटैंटिव, एक को बोलते हैं एनालिटिकल। सब्सटैंटिव मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन, एनालिटिकल का मतलब लास्ट ईयर के फिगर के साथ कंपेयर करना, ठीक है, रेशियो निकालना, डिफरेंट बुद्धि लगा के चेक करना कि अमाउंट ठीक है कि नहीं। इसका मतलब ARP टेक्निक से ऑडिटर ये देखेगा कि लास्ट ईयर का जो टूर एंड ट्रैवल का जो खर्च था और इस ईयर का टूर एंड ट्रैवल का जो खर्च है दोनों सेम है कि नहीं, या डिफरेंस है तो कितने का डिफरेंस है। यदि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो इस बात को अपने ऑडिट रिपोर्ट में जरूर लिखेगा वो, ठीक है, ताकि इस बात को शेयर होल्डर के दिमाग में डाला जा सके, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर C पढ़ेंगे। यदि हम लोग को कैश परचेज का वाउचिंग करना हो
गुड्स आप कैश में खरीद के लाए हैं, उसका यदि आपको वाउचिंग करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कैश परचेज है ना, तो सप्लायर का कैश मेमो देख लेना। क्या देख लेना? कैश मेमो, इनवॉइस नहीं। इनवॉइस क्रेडिट परचेज में देखते हैं, ये कैश परचेज है। बिल देखना, आप जो पेमेंट करिएगा तो उसका रसीद देख लेना, रसीद। ठीक है, जो गुड्स आया है, गुड्स का एंट्री किस में होना चाहिए? गुड्स इनवर्ड बुक में। मैंने आपके पास जो स्टोर्स में रजिस्टर लिखा रहेगा, जो आपके पास रजिस्टर रहेगा, ठीक है, उस रजिस्टर में उसका एंट्री होना चाहिए गुड्स इनवर्ड बुक में। आप जो पेमेंट किए हैं, इस पेमेंट का एंट्री आपका कैश बुक एंड पासबुक में होना चाहिए। यदि परचेज आप किए हैं बैलेंस शीट डेट के नियर में, मतलब बैलेंस शीट डेट के नज़दीक में कोई परचेज हुआ तो उसको गौर से देख लेना, क्योंकि बैलेंस शीट डेट में परचेज, झूठा परचेज भी होता है बहुत बार। ठीक है, जानबूझ के परचेज दिखा दिया ताकि एक्सपेंस बढ़ जाए, प्रॉफिट कम हो जाए। ठीक है, तो बैलेंस शीट डेट से ठीक पहले यदि कोई परचेज हुआ है तो उसको गौर से देख लेना। ठीक है, वो परचेज में फ्रॉड हो सकता है। एंड यदि क्रेडिटर्स को एडवांस दिए हैं तो देख लेना इस एडवांस को, ठीक है, अगले साल हम लोग कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, या फिर पिछले साल को एडवांस दिए हैं तो ये एडवांस का एडजस्टमेंट करने के बाद ये पेमेंट होना चाहिए। ये एडजस्टमेंट होने के बाद पेमेंट होना चाहिए लास्ट ईयर के लिए। और इस ईयर यदि कोई एडवांस दिए हैं, ठीक है, तो ये हम लोग के लिए एडवांस है, बैलेंस शीट के असेट साइड में इसको शो करेंगे। यदि हम लोग एसेट परचेज करते हैं, गुड्स ना खरीद के हम लोग एसेट खरीदते हैं, तो इसमें ये देखना होगा पहले कि ऑथराइजेशन है कि नहीं। ये एसेट के ऊपर है क्योंकि हम लोग रिसीट एंड पेमेंट का भी वाउचिंग करते हैं। वाउचिंग इनकम एक्सपेंस का तो होता ही है, साथ में रिसीट एंड पेमेंट का भी होता है। इसे जो पेमेंट आप करिएगा उसका वाउचिंग हो सकता है। ठीक है, वेरिफिकेशन नहीं होगा, वेरिफिकेशन तो बाद में पढ़ेंगे। इसका मतलब ऑथराइजेशन और परचेज देख लेना। ये देख लेना जो परचेज जो हुआ है उसका पावर आपके पास है या नहीं, परचेज करने का पावर या लेटर आपके पास है कि नहीं। सेकेंड, जो एसेट है उसका बिल देख लेना, या यदि कोई इमोबल एसेट्स है तो डीड देख लेना। इंस्टॉलेशन चार्ज लगा है तो इंस्टॉलेशन चार्ज का सेपरेट कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, और ये कैपिटलाइज होना चाहिए। ये एसेट की वैल्यू में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और यदि आप पेमेंट किए हैं तो पेमेंट कैश बुक एंड पासबुक दोनों में पेमेंट हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ये सी एंड डी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, को पढ़ लीजिएगा। ये ई बहुत इंपॉर्टेंट है, वेज पेमेंट का वाउचिंग कैसे करेंगे। आप यदि अपने स्टाफ का वेज पेमेंट किए हैं, उसका वाउचिंग करना है तो वाउचिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर लेना। वेज पेमेंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक कर लेना। कैसे चेक करेंगे? इसमें ये देखेंगे कि वेज का रिकॉर्ड कौन रखता है, पेमेंट कौन रखता है, ठीक है, और उसका रजिस्टर, मतलब पेमेंट कौन करता है और पेमेंट का रजिस्टर कौन मेंटेन करता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में हम लोग काम को क्या करेंगे, किसी एक पर्सन को नहीं देंगे, सभी अलग अलग पर्सन को देंगे ताकि उसमें कोई फ्रॉड ना हो पाए। इसका मतलब वेज पेमेंट के रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम लोग चेक करेंगे। सेकेंड, अटेंडेंस रजिस्टर चेक करेंगे। अटेंडेंस रजिस्टर मतलब कौन वर्कर कितने दिन काम में आया, उसके अकॉर्डिंगली उसका वेज मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई वर्कर रेगुलर काम में नहीं आता है, उसके अकॉर्डिंगली उसका वेज डिडक्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर लेना। सेकेंड, थर्ड, कस्टडी ऑफ वेज रिकॉर्ड, मतलब वेज का रिकॉर्ड किसके कस्टडी में है वो देख लेना, उसको बुला के बात कर लेना। पेमेंट करते समय देखना पड़ेगा कि टीडीएस हुआ है कि नहीं। टीडीएस होता है, टीडीएस या ईएसआई कंट्रीब्यूशन या पीएफ कंट्रीब्यूशन, इसका डिडक्शन हुआ है कि नहीं चेक कर लेना। डमी वर्कर का पेमेंट नहीं होना चाहिए। डमी वर्कर का मतलब झूठा वर्कर का पेमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, झूठा वर्कर मतलब वर्कर है ही नहीं पर उसका नाम है, ऐसे वर्कर को आपको छांटना पड़ेगा। कैसे छांटिएगा? वो अटेंडेंस रजिस्टर से एंड वेज रिकॉर्ड से पता चल जाएगा। पेमेंट कैश बुक एंड पासबुक दोनों में देख लेना। और ऐसा कोई वेजेज हो जो अनक्लेम्ड है, याद रखना, आउटस्टैंडिंग नहीं, अनक्लेम्ड का मतलब कंपनी देना चाहता है पर लेने वाला नहीं आता है। इसका मतलब ऐसा कौन सा वर्कर होगा जो कंपनी के लिए काम कर चुका है पर पैसा लेने नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब अनक्लेम्ड वेजेस में वहाँ पर फ्रॉड होने का चांस हो सकता है। यदि कोई भी वेजेज अनक्लेम्ड रहता है तो उसको गौर से चेक कर लेना, वहाँ पे फ्रॉड होने का संभावना रहेगा।
ठीक है, वहाँ फ्रॉड होने का संभावना रहेगा। इसका वेजेस के केस में ये कुछ बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल चेक कर लेना। दूसरा क्या बोले हम आपको, क्या एग्जामिन करना, अटेंडेंस का जो रजिस्टर है उसको एग्जामिन करना, जो वेज रिकॉर्ड है, जो पेमेंट करता है वेज, उसका कस्टडी मतलब किसके पास में है वो देख लेना। पीएफ कंट्रीब्यूशन, टीडीएस, ईएसआई डिडक्ट हुआ है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। डमी वर्कर मतलब कोई झूठा वर्कर का पेमेंट नहीं होना चाहिए। एंड कैशबुक एंड पासबुक में पेमेंट चेक करना। और यदि कोई वेजेज अनक्लेम्ड है, कोई वेजेज यदि अनक्लेम्ड है तो उसको गौर से देखना, क्योंकि वहाँ पर फ्रॉड होने का चांस रहेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ का पेमेंट आ गया। ये वैल्यूएशन वेरिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। मतलब हम लोग जब वाउचिंग करते हैं तो वाउचिंग में इनकम एंड एक्सपेंस का तो करते ही हैं, रिसीट एंड पेमेंट का भी होता है। मतलब जो रिसीट कलेक्शन किए, जो पेमेंट किए, ठीक है। एक्सपेंस के साथ कुछ पेमेंट्स का भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे परचेज ऑफ एसेट का किए थे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स का कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स बहुत सिंपल है। क्रेडिटर्स का लेजर देख लेना, ओपनिंग बैलेंस चेक कर लो। इस बार का जो क्रेडिट परचेज हुआ है, क्रेडिट परचेज को चेक कर लेना। क्रेडिट परचेज का अलग वाउचिंग होता है, इसका डिफरेंट होगा, इसका वाउचिंग डिफरेंट होगा, वहाँ से चेक कर लेना पड़ेगा। इसका क्रेडिट परचेज का वाउचिंग देखना पड़ेगा, उसका एंट्री यहाँ देख लेंगे। कोई परचेज रिटर्न हुआ है तो उसका एंट्री चेक कर लेंगे। एंड इसके बाद देखेंगे कि क्रेडिटर्स का जो पेमेंट हुआ है उसका एंट्री पासबुक एंड कैशबुक में है कि नहीं, ठीक है। एंड लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लेंगे, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस फिर अगले ईयर का वाउचिंग में यूज होगा। बहुत सिंपल, इसमें कुछ है नहीं। ओपनिंग बैलेंस देखना, इस बार का क्रेडिट परचेज देखना, रिटर्न है तो रिटर्न चेक कर लेना, एंड पेमेंट कैशबुक एंड पासबुक से मिला लेना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, यदि बिजनेस में जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग यदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या क्या बात देखेंगे। सबसे पहले ये देखना कि आप ऑथराइज्ड है कि नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए आपको ऑथराइज मतलब आप गवर्नमेंट से परमिशन लिए हैं कि नहीं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका दो तरीके का होता है। ऑब्जेक्ट दो तरीके का, एक प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट के बारे में हम खोज लगा रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट हम खोज रहे हैं, तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग होता है। एक रूटीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। रूटीन का मतलब प्रोडक्ट जो बन चुका है उसको फिर से उसको इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। तो रूटीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस होगा। रूटीन मतलब जो हर एक कंपनी करता है तो उसका खर्चे को पीएल में डेबिट कर देना। और यदि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो सारे एक्सपेंस को ऐड करके रखना, लास्ट में उसको कैपिटलाइज करेंगे कब, जब एसेट बन के खड़ा होगा तब, ठीक है। जितना भी एक्सपेंस होता है सबका बिल चेक कर लेना। एंड कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंटेंजिबल एसेट का उसका जो टर्म एंड कंडीशंस है वो हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। एंड ये देखेंगे कि कोई झूठा एक्सपेंस है या नहीं, मतलब फेक एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। क्यों फेक वर्ड यूज किए, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक ऐसा हेड है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा फेक एक्सपेंस लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या ध्यान रखेंगे, कुछ बात ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको ऑथराइजेशन मिला हो। दूसरा, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो करते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है। दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक नया प्रोडक्ट बनाना, दूसरा जो प्रोडक्ट बन चुका है उसी को इन्हांस करना। जो प्रोडक्ट बन चुका है तो उसी को इन्हांस करते हैं, उसको रूटीन मेंटेनेंस बोलते हैं, रूटीन रिसर्च डेवलपमेंट बोलते हैं। उसका जो भी एक्सपेंस होगा पीएल में डेबिट होगा। और नया प्रोडक्ट के लिए यदि हम लोग काम करते हैं तो उसमें जो भी खर्च होगा वो कैपिटलाइज होगा जब प्रोडक्ट रेडी होगा तब, ठीक है। तब तक सारा एक्सपेंस उसको ऐड करके रखना पड़ेगा, उसका बिल फॉर ऑल एक्सपेंसेस आपको ऐड करके रखना पड़ेगा। AS 26 का कंप्लायंस चेक कर लेना है। एंड लास्ट में ये देखना है कि कोई फेक एक्सपेंस, कोई झूठा एक्सपेंस रिकॉर्ड ना हुआ हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। यहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिसीट्स का या फिर इनकम का वाउचिंग कैसे करते हैं, एंड उसी में हम लोग वेरिफिकेशन भी पढ़ेंगे। थैंक यू।